हेलो, हाय, माय नेम इज राम बच्चन कुशवाहा। मैं एक्चुअल तीसा से काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सालों से मैं तीसा से डिएक्टिव हो गया था, जिसकी वजह से मेरा कुछ मंथों से मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। क्योंकि कल मैं बात कर रहा था तो मैं लोगों के साथ में डिएक्टिव अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे तीसा से एसएचजी मीटिंग से ज्वाइन करनी चाहिए थी। हाँ, तो जो अभिषेक जी ने जो मुझे जो टॉपिक दिया है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो और क्या बोलते हैं और ये बसेस मेट्रो और जो बसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वो कहाँ होगा मेट्रो कि जो बसेस पास में ही खान मार्ग नहीं है ना भैया? इधर से हाँ, इधर ही हम लोग भी इधर जाते हैं। किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है। हमको जिस डेस्टिनेशन पर पिक करना है और डाउन करना है वहाँ से हम कर लेते हैं। लेकिन जो बसेस में वगैरह में वहाँ पे ट्रैफिक मिलता है और हमारा टाइमिंग वेस्टेज होता है। हमको एक डेस्टिनेशन से सेकेंड डेस्टिनेशन पर जब जाना होता है तो बस से हमको टाइम लग जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारी गर्मियाँ होती हैं, जिससे हेल्थ के लिए वोमिटिंग होता है। हालांकि मेट्रो में फुल एसी है, वहाँ पर कोई ऐसा पोल्यूटेड नहीं होता है। वहाँ पर ग्लोबल भी कोई पोल्यूटेड नहीं है और ना ही कोई किसी भी तरीके का पब्लिक ज़्यादा वहाँ पर कंजेस्टेड नहीं होता है। तो वो हिसाब से वहाँ पर चीज़ सही होता है कि मेट्रो काफ़ी को प्रीफेयर करते हैं। लेकिन हर जगह मेट्रो आपका प्रीफेयर टचिंग नहीं कर सकता है। दिल्ली में तो कुछ ना कुछ हमको ऑटो बस वगैरह या फिर बाइक ओला उबर का हमको लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि मेट्रो जैसे जैसे आने वाले धीरे धीरे में टेक्निक में डेवलप कर रहा है तो वो शायद हर डेस्टिनेशन को टच कर जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेट्रो का यूज़ करें कि ऑटो और बस वाले का लॉस करा दें। मतलब ऐसा मोनेटाइजेशन बैलेंसिंग है ताकि दोनों भी चलता रहे। थैंक यू। बहुत और इसके फाउंडर सचिन सर हैं जो कि देहरादून से हैं। तो हम यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि हमें एक टास्क दिया गया है कि पॉलीथीन के बारे में बोलना, मतलब प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक का डिस्कवर 1898 में एक जर्मन के केमिस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनका नाम था हांस वान बेकमैन था। उन्होंने बाई एक्सीडेंटल क्रूड ऑयल को लेकर के जो कुछ मॉडिफिकेशन कर गए थे तो उन्होंने पॉलीथीन बाई अनएक्सीडेंटल बन गया तो बन गया उनका मानने कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस समय इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था। इसके बाद 1933 में यूनाइटेड अरब किंगडम के जो फेक सेट और किस्म थे तो इन्होंने उसको यूटिलाइजेशन किया, जो कि मिनरल्स निकाल के गुड ऑयल उन्होंने बनाया है। और इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन गैस जो होता है जिसको एक इसमें इथेन नेपथेन वगैरह से इसको कंट्रोल किया है कि इसको प्लास्टिक बनाया जाता है। तो प्लास्टिक को हम किसी भी साइज में हम सेव कर सकते हैं, जो कि आयरन से काफ़ी सस्ता होता है। आयरन काफ़ी हिट चाहिए होता है, लेकिन प्लास्टिक को हम काफ़ी सारे किसी भी लिक्विड फॉर्म में डाल कर उनको डिजोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक का 1% आदमी टन 1 एनुअल में 15 kg का यूज़ कर लेता है। चाहे वो आपका वाटर बोतल हो, प्लास्टिक हो, मोबाइल कवर हो या फिर कैरी बैग हो, व्हीकल हो, एक्सेट्रा। तो इसका ये एडवांटेज तो है, मगर इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि मतलब यूज़ करके हम जैसे कि कोई टॉफ़ी खाते हैं, कोई बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट खा के हम उसका रैपर फेंक देते हैं। तो मैं उन कंपनियों से रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि जो कि प्लास्टिक का जो बिस्किट या टॉफ़ी का जो पैकेट बनते हैं वो बिस्किट या टॉफ़ी का ना बना कर के वो किसी कागज़ का बनाए ताकि वो आसानी से पानी में डिजोल्व हो सके। तो इसका जैसे कि जो डिसयूज है कि हम खा करके हम किसी फेंक देते हैं, उसका काऊ खा लेते हैं, तो काऊ के पेट में जाकर तो काफ़ी मतलब नुकसान करता है, वो जल्दी डिजोल्व नहीं होता है। से आपको इसका ध्यान रखना होगा। हेलो,
हाँ जी, बोल रहा था कि आप अपने टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं है, तो आप अपना स्टेटरिंग को कैसे ठीक करेंगे यार, मुझे समझ। तो एक जैसे कि ऐसे जो स्टेटरिंग हकलाने वाले बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना कुछ मन का बात जो सेंटीमेंट होता है वो बोल नहीं पाते हैं। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाली एक तीसरा NGO है दी स्टेटरिंग एसोसिएट, जिसको आप गूगल पे जा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को भी स्टेटरिंग हकलाने के बारे में पता नहीं कि लोग हकलाते हैं या स्टेटरिंग करते हैं। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मतलब मुझे जो टीचर क्वेश्चन पूछता था तो मुझे आंसर आते हुए भी मैं टीचर को मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाता था। मैं बोलता कि सर मुझे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, इतना बोल के मैं बाहर हो जाता था। तो आप कैसे भी कोई भी कॉन्टेक्ट में होंगे कि जो स्टेटरिंग करते हैं हकलाते हैं, कैसे मैं आपको हकला के दिखाता हूँ। काश्मीरी गेट, मतलब ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि जो हकलाते हैं। तो ऐसे लोगों का आप मजाक या फिर आप हंसी फनी ना उड़ाएं, ऐसे बंदों को आप सपोर्ट करें। इस टॉपिक को बोलने वाला था उसका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ऑलमोस्ट 5 जून को हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इन्वायरमेंटल डे वाज इस्टेब्लिश 1972 में इसका वर्ल्ड फर्स्ट टाइम हुआ था, और ये कुछ सालों के बाद ये 2 ईयर्स लेटर के बाद 1974 में ये फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया था। और 5 जून को ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया ने 2018 में इन्वायरमेंटल डे को होस्ट किया था। और इस साल 2022 में स्वीडन आज की डेट पर इन्वायरमेंटल को होस्ट कर रहा है। तो जैसे कि इन्वायरमेंटल का मेन मोटिव ये रहता है कि इनका जो रेज किया गया है ताकि जो मैरीन पोल्यूटेड है, ऑल ओवर पोल्यूशन है, और जो कि वाइल्ड लाइफ एरिया क्राइम है और मैरीन लाइफ एरिया क्राइम है। तो जैसे कि हम तो बोलते हैं कि आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, लेकिन हम आई लव इंडिया बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन खुद की वाट लगी रहती है। कहीं भी चाय पिएंगे डिस्पोजल थ्रो आउट कर देंगे, कहीं पानी पिएंगे डिस्पोजल थ्रो आउट कर देंगे। जैसे कि ये लेक झील पार्क में देख पा रहे हो, यहाँ तो बोला कि इन्वायरमेंटल डे है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर डिस्पोजल वाटर बोतल डिस्ट्रॉय दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, सिर्फ हम कहते बस है। तो हम कहीं भी अपने आप को कहें तो पहले क्लीन करें, और इस क्लीन करने से पहले ये है कि हम अपने आप को क्लीन रखें कि हमारा जो माइंड में थॉट है, विचार है, ये क्लीन रहे। और इसके बाद भी हम अपने घर को क्लीन करें, घर से आउटर निकले तो सोसाइटी क्लीन करें, सोसाइटी क्लीन करने के बाद अपने कंट्री को क्लीन करें। बस आई लव इंडिया कहने से मतलब नहीं है। आई लव इंडिया कहने का मतलब कि अपने आप को क्लीन करें और बाहर को भी क्लीन करें। थैंक यू। वेलकम भाई साहब अवतार। अरे साहब, What you see in the world around you is a reflection of who are you. वाह भाई वाह। I am a stable person. I achieve everything. Stable person. बढ़िया है, और तेज बोलिए। टॉम बाहर भाग जाए। संसद तक अपनी आवाज पहुंचाओ। मेरा सफर था काफ़ी बचपन से रहा है, और बचपन से ये मुझे रियलाइज जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे स्टेटरिंग का रियलाइज हुआ। उसके पहले भी मुझे स्टेटरिंग होता था, लेकिन मैंने इसमें कभी केयर नहीं किया। लोग बोलता था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब 9th क्लास में एक दिन सडनली जब मुझे अटेंडेंस बोलना हुआ तो मैं अटेंडेंस नहीं बोल पाया था। तो ऐसा मुझे 1-2 दिन तक रियलाइज हुआ। फिर इसके बाद मैं टीचर से बोला कि सर मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो टीचर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आपका हम रोल नंबर देख के आपको यहाँ पर नाम लेंगे, आपको अपना हैंड रेस करना है। तो मैं 1-2 दिन अपना हैंड रेस करता था। फिर उससे 1-2 दिन हैंड रेस करने के बाद जैसे ही सब लोगों को पता चल गया, तो उस दिन के बाद शायद मुझे अटेंडेंस बोलने में आज तक कभी भी दिक्कत नहीं हुआ है। उस दिन से मेरा कंटिन्यू अटेंडेंस
मैं बोल सकता तो हूँ। उस दिन से क्या सीख लिया तुमने फिर? हाँ, तो उस दिन से उस चीज से क्या सीखा? जैसे ही मैं मतलब टीचर को बोला कि मैं सर स्टेटिंग करता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मतलब उस समय मेरे को हकलाना या स्टेटिंग वर्ड का पता नहीं था। तो मैं बोला कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं जल्दीबाजी में बोल नहीं पाता हूँ। तो सर बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप कब नाम लेंगे तो आप अपना हैंड रेस करें। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब कि जिस चीज़ हमको प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें, मतलब फाइट ना करें। क्योंकि हम यदि अपने आप को स्टार्टिंग से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम अपने आप से फाइट करते रहते हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग समय तक हम अपने आप से फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को शायद मैंने टीचर को बोला तो उससे बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे बोलना है आप वैसे बोलो। तो मैं अपने ग्राउंड बेसिक लेवल को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्ट किया। मतलब मैंने कोई एक्ट नहीं किया, जो मेरा बेसिक रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्ट किया। शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ बोलने में। अरे वाह, अरे भैया सही में है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। एक अपना लिमिटेशन कॉन्सेप्ट बना लिया था कि मैं इससे आगे नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ आने के बाद वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा लिमिटेशन को, जैसे ही मैं अपने हाईएस्ट लिमिटेशन को टच किया तो ऑटोमेटिक मेरा लिमिटेशन टूट गया और मैं उसके आगे निकल गया। बट आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ। तो मैंने एक अपनी कॉन्सेप्ट गलत धारणा बना रखी थी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हमारा कोई लिमिट नहीं है। हमारा जैसे कि फिजिक्स में हूँ तो स्टेमरिंग मेरे लिए बस इतनी सी छोटी सी चीज़ रह गई है और मैं अपने हकलाने से बड़ा हूँ। तो मैं अपने हकलाने को आराम के साथ में काबू कर सकता हूँ कि ये हकलाना है, ये हकलाना है, ये मेरे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रियल द केस मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मेरा हकलाना सही हो जाएगा, लेकिन वायदा पे मैं हकला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो एक लाइफ की